Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. मंचस्थ महानुभाव और चुनाव के प्रचार के समाप्त होने से पूर्व आयोजित आज इस अंतिम प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, इस पूरे कालखंड में चुनाव की सभी गतिविधियों के बीच आप सबने जिस सहृदयता के साथ में भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव अभियान में सहयोग किया, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश परिवार की ओर से कृतज्ञ मन से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। पिछले 1.5 माह के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान जिस तरह से धीरे धीरे चढ़ते हुए परवान पर चढ़ते हुए उन्नत शिखर तक पहुंचा, निश्चित ही उसमें आप सभी पत्रकार मित्रों का, मीडिया हाउसेस का, वेब मीडिया हाउसेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस का, आप सभी मित्रों का, कैमरामैन का, फोटो जर्नलिस्ट का, सबका बहुत बड़ा योगदान है। मैं व्यक्तिगत रूप और पार्टी की दोनों की तरफ से आप सबका आभारी हूं। मित्रों, चुनाव इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा का लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और किसी प्रदेश का चुनाव उस प्रदेश के लिए, उस प्रदेश के भविष्य के लिए प्रतिभागी दलों के, उस प्रदेश के भविष्य के निर्माण को लेकर के विजन, उनकी राजनीतिक दृष्टि और सोच, इन सबको स्पष्ट रूप से परिभाषित और परिचय करता है। पॉलिटिकल पार्टीज के हिडन एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी की छुपी हुई सोच और बात भी चुनाव अभियान के रूप कहीं न कहीं के बीच में, कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने से, किसी न किसी व्यक्ति के मुख से उद्घाटित होती है, उजागर भी होती है। इस पूरे चुनाव अभियान में हम सब ने देखा कि ऐसा विषय जो पंजाब के लोगों के लिए सबसे अधिक कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है, कि पंजाब का सामाजिक सद्भाव वो बना रहे, क्योंकि अब से पहले भी पंजाब के सामाजिक सद्भाव के ताने बाने को तोड़ने के लिए पंजाब में डिविजिव पॉलिटिक्स के बहुत सारे प्रयास हुए। पंजाब ने पंजाब विभाजन का समय देखा, पंजाब ने आतंकवाद का बुरा दौर भी देखा, लेकिन आज मैं इस प्रेस वार्ता से एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि मुझे गर्व है कि पंजाबियों ने मुझे जिस प्रदेश में काम करने का मेरी पार्टी ने अवसर दिया, पंजाबियों ने इस डिविजिव पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए नकारा और इसे हराया। आतंकवाद को हराना हो, चाहे उसके बाद में भी जिस तरह से बांटने की राजनीति पंजाब में जब कभी भी की गई, उस राजनीति को पंजाब के लोगों ने पंजाबियत के भावना के खिलाफ होने के कारण से हमेशा अस्वीकार किया है। आज देश की राजनीति में दुनिया भर में इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि डिविजिव पॉलिटिक्स कांग्रेस का आधार रही। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही समाज को मजहब के आधार पर, समाज को धर्म के आधार पर, समाज को ऊंच और नीच के आधार पर, समाज को व्यापारी और मजदूर के नाम पर, समाज को किसान और जो है खेती और मजदूर के नाम पर इस तरह से बांट करके अपनी सत्ता की कुर्सियों पर पहुंचने के लिए पायदाने चढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे चुनाव के अभियान जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी के पति जो अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर इस पंजाब में रहे, उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि मैं अल्लाह का कौमी सिपाही हूं, और जिला प्रशासन को बताना चाहता हूं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो है
वो मेरे बराबर में रैली करने की भी यदि परमिशन देंगे तो वो अंजाम होगा जो अंजाम कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद में भी उनके जिस तरह से स्टेटमेंट थे, और विशेष बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया, इसे डिसोन नहीं किया। प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में मंच पर खड़े होकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत से आने वाले लोगों के लिए जिस तरह की टिप्पणी की और जिस शब्द को लेकर के उन्होंने कहा इनको प्रवेश मत करने देना, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को पंजाब में प्रवेश मत कर देना, ये पंजाब में आ जाएंगे, इससे ज्यादा अशोभनीय विषय नहीं हो सकता था। और देश को क्षेत्रवाद में बांटने का जो षड्यंत्र और जो प्रयास किया गया, और उस समय में भी उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी होने के बावजूद भी आदरणीय प्रियंका जी जिस तरह से तालियां बजा रही थी इस स्टेटमेंट पर, मैं ये कांग्रेस के चरित्र का उद्घाटन था, चरित्र का परिचय था। मित्रों, इसके साथ ही जिस तरह की रेसिस्ट टिप्पणियां जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने की, और उन्होंने एक समाज विशेष के लोगों के ऊपर एक उपनाम ऐसा लगा करके जिस तरह की टिप्पणी की, बाद में हालांकि पीछे कदम हटाते हुए नजर आए, लेकिन इन सारी टिप्पणियों के बावजूद कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने, किसी भी बड़े नेता ने आकर के उसका खंडन नहीं किया। ठीक इसी तरह से डिविजिव पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल साहब के नाम से उद्घाटित हुआ, और उनके मंसूबे उन्हीं के साथी जो उनकी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और जिन्होंने अभी कल स्टेटमेंट देकर के, एक इंटरव्यू देकर के कहा है कि मेरी ही पार्टी है, मेरी ही बनाई हुई है, मुझे पार्टी से आज तक निष्कासित नहीं किया गया, ये ठीक है कि मेरे घर पे किसी और ने कब्जा कर लिया है। उनका इशारा जिसकी तरफ था आप सब जानते हैं। उनके मंसूबे, और जो खतरनाक मंसूबे कि मैं या तो इस पंजाब के सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा या देश को तोड़ करके और नए बने हुए प्रदेश जिसका उन्होंने नाम लिया कि उस देश का मैं स्वतंत्र, उस देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। देश को बांटने के उनके इस विचार की तारीफ, जिसका खंडन करने का प्रयास पहले उनके कुछ साथियों ने, सहयोगियों ने किया था, उसको खंडन करते हुए कल जब कलम के सिपाही कुमार विश्वास ने कहा कि मेरी बात को चैलेंज न करें और अगर करना है तो मेरे सामने आकर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए, मैं एक एक चीज को प्रूव करना चाहता हूं। मीडिया हाउस को भी उन्होंने धमकी भरे अंदाज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसी बात को, उनकी इसी मनोदशा को, उनके विचार को उन्हीं की पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स ने, पुराने सीनियर लीडर्स ने जिस तरह से एंडोर्स किया, चाहे वो गुरपनाग हो, चाहे वो अलका लांबा हो, या उस समय में पंजाब के विषय को समझने वाले केपीएस गिल साहब, उन्होंने जिस तरह से एंडोर्स किया था, अब वो चाहे लाख बचने की कोशिश करें, उनके मन के विचार पंजाब और पंजाब के लोग बांध चुके हैं। वो देश को बांटने का ख्वाब यदि सत्ता की कुर्सी पर रखने वाला व्यक्ति है, उसको पंजाब का आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते समय हमारे समाज में पिछड़े रह गए लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और वो बराबरी के स्तर पर आ सके, इसे लेकर के आरक्षण की व्यवस्था की कल्पना की। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के काल से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े रह गए व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाना, रोशनी लाना और उसे आगे बढ़ा करके बराबरी के अवसर पर लाना, इसकी पुरोधा रही है। हमेशा ही हमने इस भाव के साथ में हमारे फाउंडर्स श्रद्धेय दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी की इस फिलॉसफी के साथ में खड़े रह करके काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब जिस तरह से दलित आरक्षण के विरोधी हैं, उनके वीडियो जिस तरह से लोगों ने देखे, ये समाज को बांटने की उनकी राजनीति का एक और मुखौटा उन जो है जनता के सामने पंजाब में उद्घाटित हुआ है। मित्रों,
इस पूरे चुनाव अभियान के समय में जिस तरह के कटु बयान दिए गए, कुछ विषयों की मैंने चर्चा की, इसके अतिरिक्त भी केजरीवाल साहब ने जब चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा कि 500 रुपए का लेकर के एक बिहार से आदमी आता है, उत्तर प्रदेश से आदमी आता है और 500 रुपए में दिल्ली में आकर के मुफ्त इलाज करा करके जाता है। इस तरह की टिप्पणियां देश को बांटने के लिए, समाज में क्षेत्रवाद का भाव पैदा करने के लिए जो टिप्पणियां की गई, प्रदेश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने डायर की संज्ञा देकर के पुकारा, ये निश्चित रूप से अशोभनीय है और भारतीय जनता पार्टी इन सब का भी जो है आलोचना करती है, इन सब की निंदा करती है। मित्रों, इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस का घर पूरी तरह से डिवाइडेड था। आप सबने देखा, कांग्रेस पार्टी के आधे चुनाव अभियान के तक, जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं हुआ था, तभी भी पोल अपार्ट कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह से सार्वजनिक रूप से, जिस तरह से उन्होंने एक ही मंच पर खड़े रहकर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां की, उसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस पंजाब के लिए अपने भविष्य का रोड मैप मैनिफेस्टो के रूप में लाने में भी अंत तक आते जाते हैं। आज शायद वो ऐसा घोषित कर पाई है, मुझे बताया गया, और वो भी पूरी तरह से, कुछ फौरी तौर पर कुछ पॉइंट लेकर के उन्होंने दिए। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सिद्धू साहब ने पंजाब मॉडल दिया था, वो पंजाब मॉडल और चन्नी मॉडल या कांग्रेस मॉडल, वो दोनों एक साथ समानांतर भी चलते हैं कि नहीं, इस बात की भी उनको निश्चित रूप से पंजाब के लोगों के सामने खुलासा करना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस का हाउस पूरी तरह से विघटित था। नेता आपस में एक दूसरे की तरह खिलाफत कर रहे थे। शायद ही कभी ऐसा कोई चुनाव हुआ होगा इस चुनाव में सरकार के ओहदे पर बैठे हुए, मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के परिवार का सदस्य या मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का भाई जो है किसी दूसरी जगह पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हो और मंत्री अपने बेटे को चुनाव प्रचार में जाकर के कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहा हो। ऐसा शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ऐसा परिदृश्य देखा होगा। अंत तक चलते चलते भी वो अपने स्थापित नेताओं को पार्टी से निकालने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को हराने का खेल जो है, खुला खेल पंजाब की कांग्रेस में चल रहा था। हालांकि विग्रह और विघटन मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अब नया विषय नहीं रहा। दिल्ली से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के पंजाब तक हर एक जगह कांग्रेस का हाउस इसी तरह वर्टिकली स्प्लिट है, डिवाइडेड है, और उसी का दर्शन जो है अभी पंजाब की जनता ने भी यहां पे किया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने की बात की और उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर प्रियंका जी ने कि मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा जो है देश में दिया, इतना शर्म का विषय था। और मुझे लगता है कि पंजाब के कांग्रेस के नेताओं को निश्चित रूप से चुल्लू भर पानी में डूब पड़ना चाहिए जब उन्हीं के द्वारा बनाई गई महिला आयोग के अध्यक्ष ने ये टिप्पणी करते हुए उनकी पार्टी को छोड़ना ऐसा घोषित किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि किस तरह से महिला आयोग के अध्यक्ष का अपमान किया गया, महिला आयोग की सिक्योरिटी के अध्यक्ष की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, महिला आयोग के ऑफिस से फैक्स मशीन और कंप्यूटर्स तक हटा दिए गए, उनके साथ में व्यक्तिगत रूप से जब वो अपनी मंत्री, जो प्रभारी मंत्री के साथ में जब मुख्यमंत्री से मिलने गई तो व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से अपमानजनक व्यवहार किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष अगर पंजाब में उसी अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो उसके माध्यम से पंजाब के बेटियों की सम्मान की रक्षा ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की चुनी हुई सरकार किस तरह से कर पाएगी, इसका जवाब शायद पंजाब की कांग्रेस पार्टी और उनके मुख्यमंत्री पंजाब की 3 करोड़ जनता को कभी नहीं दे पाएंगे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से चन्नी साहब और सिद्धू साहब एक दूसरे के साथ मंच साझा करने को शुरू में राजी नहीं हुए थे, लेकिन बाद में शायद कहीं ऊपर से संदेश आने के बाद में बड़ी मुश्किल से जाकर के वो मैनिफेस्टो जारी कर पाए। इस तरह से पंजाब में सुरक्षा की व्यवस्था की बात करने वाले, जो पंजाब में भाईचारे की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना हक और अधिकार खो दिया। पंजाब में जो मुख्यमंत्री और सरकार देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा न दे पाए, 5 जनवरी को जिस तरह की घटना हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को जिस तरह खतरे में डाला गया, और उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी लुधियाना आए थे
लुधियाना रैली के दिन 13 तारीख को भी एक बार फिर पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी को देवी तालाब मंदिर में जाने के लिए दर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम ये सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। मुझे लगता है कि किसी सरकार का इससे बड़ा फेलियर जो है वो कभी कहीं भी नहीं हो सकता। इससे बड़ी जो है कोई भी सरकार की कमजोरी या लाचारी जनता के सामने नहीं आ सकती। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव के अभियान में एक विजन लेकर के पंजाब की जनता के सामने आए। जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने विकास की राजनीति और विकास के आधार पर राजनीति का नया नैरेटिव पूरे देश में दिया है। अब देश की जनता हर एक चुनाव में विकास की अपेक्षा के साथ में और विजन को इवेल्युएट करते हुए चुनाव के मैदान में अपना निर्णय करती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट विजन के साथ में प्रदेश की जनता के सामने इस चुनाव के मैदान में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लेकर के उतरी थी। 3 चरण में पहले 11 ऐसे संकल्प जो हमारे इस पूरे चुनाव अभियान का और आने वाले समय में पंजाब को लेकर के जो हमारी दृष्टि है उसका परिचय का ऐसे 11 संकल्प हमने घोषित किए। उसके बाद क्योंकि पंजाब किसानों की धरती है, पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश है, इस प्रदेश में कृषि क्षेत्र के उन्नयन को लेकर के जो और ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर के गांव-गांव में विकास को नया आयाम देकर के शहरों की तरफ पलायन को रोकना और साथ ही साथ गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा करके गांव से निकल करके विदेश की तरफ भागने की लालसा से लोग पीछे हटे। पंजाब के बेटे जिन्होंने देश का पेट भरा आज अपने मां बाप को छोड़ करके अपना पेट भरने के लिए विदेश में जाने को मजबूर हैं। इस को रोकने के लिए पंजाब में रोजगार के अवसर बने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के रोजगार के अवसर बने। इसे लेकर के एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए एजेंडा और मैनिफेस्टो जो है हमने अपना डिक्लेयर किया और फिर एक पूरा हॉलिस्टिक प्लान कि हम किस तरह से पंजाब का समग्र विकास करेंगे। 3 लाख करोड़ के कर्जे से डूबते हुए पंजाब, जिसमें इतना कर्जा होते हुए भी कहीं विकास दिखाई नहीं देता, जिसमें इतनी भ्रष्टाचार के कारण से पंजाब की अर्थव्यवस्था जिस तरह से खोखली हो गई, उसके चलते पंजाब जिस बदहाली का शिकार है उसे बाहर निकालने का एक कंप्लीट रोड मैप और सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से पंजाब को एक बार फिर अपना जो है अतीत के वैभव पर के शिखर पर पहुंचाने की दृष्टि से जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का वो रोड मैप हमने दिया। शांति और भाईचारा ये पंजाब की पहचान भी है और आज पंजाब की आवश्यकता भी है। शांति सुरक्षा मिले, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला संकल्प पंजाब के लोगों के सामने इस चुनाव में रखा था। इसी के साथ माफिया मुक्त पंजाब हो, हमने बहुत जोर देकर के ये बात प्रदेश के सामने रखी, प्रदेश की जनता के सामने रखी। पंजाब की अर्थव्यवस्था जो भी कृषि आधारित कभी होती थी, आज पंजाब की अर्थव्यवस्था माफिया के हाथ में है। कहीं गन माफिया है, कहीं लिकर माफिया है, कहीं ड्रग माफिया है, कहीं माइनिंग माफिया है, कहीं लैंड माफिया काम कर रहा है और कहीं बच्चों को विदेश भेजने का माफिया भी यहाँ सक्रिय है। इन सब माफिया से पंजाब के लोगों को मुक्ति मिले। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता से इस अपील के साथ में कि आप हमें मौका दीजिए, इस सब माफिया राज से हम आपको मुक्त करेंगे। पंजाब को नशा मुक्त करना, हर हाथ में रोजगार देना, खुशहाल किसान बने, इसके लिए मैंने कहा कि एक विशेष मैनिफेस्टो हमने रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले, जो सपोर्ट प्राइस माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, जो 1.5 गुना लागत की दी है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों को मिली है। उसके अतिरिक्त भी अन्य तिलहन पर, दलहन पर और उसके अतिरिक्त हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर भी जो भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से किसान को जो है उचित मूल्य मिले, ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो सके और किसान की आमदनी भी बढ़ सके। इसका एक हॉलिस्टिक प्लान हमने पंजाब के किसानों के सामने रखा है। साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल कॉर्पस फंड बना करके हम किस तरह से पंजाब को जो जमीन का पानी समाप्त हो रहा है
उससे उसके साथ उसके लिए हम पंजाब को के किसानों को एक नई व्यवस्था और नई अपॉर्चुनिटीज की विंडो दे सकते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की है। पंजाब आरोग्यवान बने, उसका एक संकल्प हमने साथ में रखा और साथ ही साथ में पंजाब में शिक्षा की उन्नति, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स और जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको 4,000 रुपए 2 साल तक का स्टाइपेंड मिले, ताकि वो आने वाले अपने भविष्य की तैयारी कर सके और ग्रेजुएट होते ही वो अपने परिजनों पर, परिवारजनों पर बोझ न बने। इस तरह की प्रस्तावना हमने पंजाब के युवकों के सामने की है। पंजाब में उद्योग धंधे लगे और उद्योगों के लिए एक उपयुक्त वातावरण पंजाब में बन सके, ऐसा हमने विजन पंजाब में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से दिए हैं। पंजाब में विकास हो और विकसित पंजाब में नारी सशक्तिकरण हो, इस दृष्टि से भी हमने विस्तार से अपने मैनिफेस्टो में चर्चा की है। सबको साथ लेकर के सबके विकास के लिए काम करते हुए हम एक नया पंजाब, भविष्य का पंजाब बनाएंगे। इस विजन को लेकर के हम चुनाव मैदान में उतरे थे। मित्रों, इस पूरे चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे पंजाब में आकर के पंजाब की जनता से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के इस समर में सहयोग करने की अपील की। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक वर्चुअल रैली के माध्यम से, क्योंकि हम सब जानते हैं जब चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ था तब कोरोना की तीसरी लहर का सामना पूरा देश और दुनिया कर रही थी। उन परिस्थितियों में जब चुनाव आयोग की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल रैली की थी और उस वर्चुअल रैली के माध्यम से हमने 2 लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हजारों लोगों को वर्चुअली कनेक्ट करके उनके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार सुनने का अवसर और साझा करने का अवसर दिया था। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने लुधियाना में, पठानकोट में और अबोहर में 3 रैलीज को संबोधित किया, जिसमें हजारों लोगों ने तीनों रैलीज में शिरकत करके प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव समर में विजयी करने का भरोसा दिलाया। इसी तरह से इसी क्रम में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जो है पंजाब में आकर के 4 रैलीज की, अमृतसर में, लुधियाना में, पटियाला में और फिरोजपुर में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने 11 रैलीज की। देश के रक्षा मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 11 रैलीज की। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने, आदरणीय पीयूष गोयल जी ने, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने, इस तरह से 15 सेंट्रल लीडर्स ने आकर के पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव समर में अपनी शिरकत की, अपना जो है सहभागिता की। और जिस तरह से इन सारी रैलीज में जो कैंडिडेट्स ने किया होगा, दूसरे स्टार प्रचार कैंपेनर्स ने की होगी, स्थानीय लीडर्स ने की होगी, इन सारी रैलीज में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। और जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैंपेन को लेकर के पंजाब की जनता ने दिखाया और जिस तरह का आशीर्वाद पंजाब की जनता ने दिया, एक समय था जब यह कल्पना की जा रही थी कि शायद किसान आंदोलन के कारण से उपजी हुई परिस्थितियों के कारण से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हीं गांवों में पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और जो प्रत्याशी थे उनका सरोपा देकर के समर्थन किया गया, उनको आशीर्वाद दिया गया और उनका भव्य स्वागत उत्साह के साथ में किया गया। जिस तरह से एक वायुमंडल पंजाब में बना और आप सब मीडिया के मित्रों ने उस वायुमंडल को साक्षात रूप से न केवल देखा, अभी तो पंजाब के लोगों तक दिखाने के लिए भी जो आप सब लोगों ने सहयोग किया। आज क्योंकि हम अंतिम क्षणों में चर्चा कर रहे हैं, मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपील करना चाहता हूं पंजाब की जनता से कि हम एक स्पष्ट विजन लेकर के आए। जो कांग्रेस के मॉडल, 2 मॉडल चल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को आपने 5 साल तक देखा है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार, बेशक मैं कहूंगा कि हम उस सरकार के कुछ हिस्सा थे, लेकिन हम बहुत छोटे हिस्से के साथ में थे, हम इनसिग्निफिकेंट थे, हमारी आवाज शायद वहां उस बुलंदी के साथ में नहीं हो सकती थी। आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और आम आदमी पार्टी जो तीसरी पार्टी चुनाव के मैदान में, एक बार मैं फिर कहूंगा, जो देश को बांटने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए देश को बांटने तक की कल्पना भी यदि कर सकते हैं, ऐसे लोगों को पंजाब कभी स्वीकार नहीं करेगा। और एक विजन लेकर के हम जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान लेकर के आए हैं, मैं
पंजाब की जनता से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने अकाली को मौका दिया, दिल्ली के लोग केजरीवाल को मौका देकर के पछता रहे। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को पंजाब के लिए दीजिए। एक मौका नरेंद्र मोदी जी को यदि आप पंजाब के लिए देंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 साल में कायाकल्प हुआ, जिस तरह से त्रिपुरा में 5 साल में कायाकल्प हुआ है, और जिस तरह से परिवर्तन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और सकारात्मक परिवर्तन उन प्रदेशों में हुआ है, उसी तरह से सकारात्मक परिवर्तन पंजाब में होगा। पंजाब का भविष्य एक बार फिर देश के भविष्य को आलोकित करेगा। इस संकल्पना के साथ में मैं पंजाब के लोगों से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं, और एक स्पष्ट जिस तरह की एक वेव पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही, सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। आइए हम सब मिलकर के नया पंजाब बनाएं, भाजपा के साथ बनाएं, नवा पंजाब भाजपा के नाल बनाएं। थैंक यू। चलिए, सीटों के बारे में मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये 2022 का चुनाव जो है वो पंजाब के चुनाव की राजनीति में अगले 40 साल तक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा, और एक नया नैरेटिव यहां से शुरू हुआ है, ऐसा लिखा जाएगा, कहा जाएगा। सिराज साहब, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹਟਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰਾਊंड लेवल पे। देखिए, मैंने पंजाब के गांव के हालात देखिए। मैं राजस्थान से आता हूं, न हमारे पास में उतनी सिंचाई की सुविधाएं हैं, न हमारे पास में उतनी शायद जमीन, उपजाऊ जमीन भी है, लेकिन फिर भी मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि राजस्थान के गांवों में विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होने के कारण से राजस्थान की उस विपरीत परिस्थिति में भी पंजाब की तुलना में कहीं बेहतर। निश्चित रूप से आज पंजाब को इस तरह की सरकार की आवश्यकता है जो प्राथमिकता के साथ में गांवों का विकास कर सके, गांव में मूलभूत सुविधाओं का विकास कर सके। शेखावत जी, केजरीवाल साहब को यह कहा जाता है सर, आज कांग्रेस की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है अगर सत्ता में दोबारा कांग्रेस लौटती है, पहली कलम से 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही जनता से उन्होंने अपील की है, पंजाब की जनता से, कि डबल इंजन की सरकार को मौका ना दे, क्योंकि बीजेपी ये चेतावनी दे रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार पंजाब में नहीं आती है तो विकास का फंड दूसरी सरकार आने पर रोक दिया जाएगा। इस पर क्या? देखिए, ये सभी लोग आज जानते हैं और पहचानते हैं कि ये घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं, और एक कलम से 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, क्या इस भारत की व्यवस्था में संभव है? दूसरा विषय जो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भारतीय नहीं अगर बनी तो पंजाब के प्रदेश को पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों को मिलेगा। पंजाब का जो पिछले साल का बजट है उसके आंकड़े में आपकी उनको जवाब देने के लिए बता दें। पंजाब का टोटल बजट 55,000 करोड़ रुपए की स्टेट टैक्स रिसीव, और उसमें जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भारत सरकार के डिविजिबल पूल से आती है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आती है। 96,000 रुपए की टोटल रिसीप्ट है, उसके अगेंस्ट में 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख करोड़ का बजट घोषित होता है। मैं नहीं जानता कि चन्नी साहब के पास में उस घाटे को पूरा करने और पंजाब के डैप को सर्विस करने का क्या प्लान है, उन्होंने शायद इसके बारे में उसकी कहीं चर्चा नहीं की होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी, तब माननीय मोदी जी ने देश के सामने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संकल्पना रखी थी, और ऐसी सारे प्रदेशों की सरकारें, जहां ऐसे सारे प्रदेश भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेशक नहीं होगी, लेकिन हमने विकास के नाम पर कहीं भेदभाव या राजनीति नहीं की। सर, आपने जो अभी जिक्र किया कुमार विश्वास के बयान का, इसको लेकर कांग्रेस ने भी जवाब मांगा अरविंद केजरीवाल से और एक पत्र लिखा रणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को, कि इसकी जांच करवाई जाए। इसको लेकर क्या मानते हैं कि जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से इन सारे विषयों की जांच होनी ही चाहिए,
और इतने सारे लोग, यदि एक कुमार विश्वास ने कहा होता तो शायद कोई इनकार कर देता। कुमार विश्वास साहब ने तो ये इंटरव्यू दिया था, ये कब रिकॉर्ड हुआ था? वो खंडन करने की आवश्यकता केजरीवाल साहब को आज क्यों पड़े, या चन्नी साहब को उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी याद आज क्यों आई? प्रश्न तो पंजाब की जनता को इन दोनों से ये पूछना। सर एक और उन्होंने बात की है अभी घोषणा पत्र में कि मुख्यमंत्री बनते ही 6 महीने के अंदर पूरे पंजाब में जितनी भी कच्ची छतें हैं उनको सबको पक्का कर दिया जाए। देखिए, भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर एक गरीब को पक्की छत मिले, पक्का मकान मिले, ये योजना प्रारंभ की। देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मकान या तो बन चुके हैं, उनका निर्माण हो रहा है। मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मेरी लोकसभा क्षेत्र में पिछले 4 साल में इस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 48,000 घर बने, और पूरे पंजाब प्रदेश में भी 48,000 घर बने। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए कि जो योजना की विंडो अवेलेबल थी, पहले इस बात का तो जवाब दें कि 5 साल तक उन्होंने किया क्यों नहीं था? पंजाब के लोगों को 5 साल तक इस कच्ची छत में रहने के लिए मजबूर क्यों किया था? पंजाब की माताओं को, अपने बच्चों को बरसती हुई बरसात में छत से टपकते हुए पानी से गीले में सोने के लिए मजबूर क्यों किया था? इसका जवाब पहले उनको पंजाब की जनता को देना चाहिए। इनको भाई सबको सर, मनमोहन सिंह 58% पंजाब में सिख समुदाय है, क्योंकि इस नाम के लोग कभी कभी बोलते हैं। नहीं तो सर, उनका मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले जब से ये 3 वापस लिए हैं कानून, तो काफी सिख समुदाय के ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। हालांकि उनको अपने घर में, गांव में, साथियों में काफी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। आप गद्दार हो, कितने बिके हो, ऐसी बातों का कुछ पर्सनली फील भी करता हूँ। तो क्या आप इस मंच से सिख समुदाय को ये गारंटी देते हो कि जब से देश का विभाजन हुआ है, देश का विभाजन नहीं, पंजाब का विभाजन हुआ है, लगातार पंजाब के हकों की जो राखी है वो किसी सरकार ने नहीं की, तो आज सिख समुदाय को अपने में शामिल करने के लिए आप क्या गारंटी देते हो? क्या ऐसा कोई प्रावधान है, कोई गारंटी है? देखिए, सिख भारत के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल का हिस्सा रहे, और सिखों के सम्मान को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए, और सिखों के ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी और ने नहीं किया। मुझे लगता है कि समय की सीमितता है, वरना मैं आपको श्रृंखलाबद्ध बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सिखों का सम्मान बढ़ाने के लिए पूरी गारंटी लेते हो? करतारपुर लांघे को खोला, जो 70 साल पहले जिन लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो बयान मैं आपके लिए दोहरा दूं कि 1947 में जब देश बंट रहा था, तब जो लोग दस्तखत करने वाले थे, क्या वो इतना भी मांग नहीं कर सकते थे कि पंजाब में ये करतारपुर साहब भारत में रह जाए? क्या 1962 या 65 की लड़ाई में जब हम लाहौर तक पहुंच गए थे, तब क्या ये समझौता नहीं किया जा सकता था कि हम करतारपुर हमें चाहिए, वरना हम लाहौर खाली नहीं करेंगे? 1971 में जब 90,000 युद्धबंदी हमारे पास थे, उनको छोड़ने के एवज में क्या हम करतारपुर साहब नहीं मांग सकते थे कि सिखों का सम्मान बने, सिखों को दर्शन करने की जो है अवसर मिले? 70 साल बाद में वो अवसर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। गले में टायर डाल करके जिन सिखों को जला दिया गया था, नरसंहार किया गया था, उनको कांग्रेस पार्टी ने जो है वो पद देकर के नवाजा था, उनकी प्रतिष्ठाएं बढ़ाई थी, उनको जो है सांसद और विधायक बनाया था, उनको जेल के सीखों के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। सिखों का सम्मान में वृद्धि हो, इसके प्रति जो सिखों का बलिदान है उसके प्रति देश ही नहीं पूरी दुनिया गर्व कर सके, इसके लिए जितने भी विषय, चाहे वो साहिबजादों को के सम्मान को बढ़ाने के लिए, पूरे दुनिया में उसके गौरव गान के लिए तो वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करना, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लंगर पर टैक्स हटाना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ब्लैकलिस्ट खत्म करना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जो सजा पूरी कर चुके सिखों को छोड़ने के लिए नोटिफिकेशन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने घोषित किया है। 550वां प्रकाशोत्सव बना करके पूरी दुनिया में सिक्खी का संदेश देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अभी भी मुझे लगता है कि आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे उस प्रश्न का मंतव्य समझ। सभी पार्टियां पंजाब को भिखारी बना रही हैं। एक क्वेश्चन कुमार विश्वास जी जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर,
अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा गया था। में भगत सिंह केजरीवाल साहब ने बड़ा बयान देते हुए आज कहा कि भ्रष्टाचारी सारे जो हैं वो एक हो गए हैं, और आज ही दिल्ली में उनके उप मुख्यमंत्री की ऑफिस के कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ी। अपने घर को संभालिए, फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कीजिए। केजरीवाल साहब, ये जो पंजाब में जिस तरह से एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चल रहा है, और पंजाब में जिस तरह से आप चुनाव परिचय जो है पूरे प्रचार के दौरान आपने जिस तरह से बेतहाशा पैसा खर्च किया, और आपके भ्रष्टाचार तो टिकट लेने तक में चल रहा। राघव चड्ढा पे जिस तरह के आरोप लगे, विभिन्न प्रत्याशियों ने जिस तरह के आरोप लगाए, टिकट कटने के बाद में वापस मिलने के बाद में जिस तरह के वक्तव्य जो है उनके प्रत्याशियों ने दिए, और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार तो केजरीवाल साहब बिल्कुल खो चुके हैं। सर बीजेपी एक बड़ा वेल प्लान से डेरा आउटरीच प्रोग्राम बहुत लाया, आपने बड़ी धार्मिक संस्थाओं से कुछ ऐसी फॉर्मल आपके साथ किसी की कमिटमेंट हुई है, या आपने कोई ऐसे फॉर्मल अपील की है कि आप उन्हें सपोर्ट करेंगे इस बार? मैं तो फॉर्मल अपील करने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सभी समाज, सिख संप्रदाय, हिंदू समाज, क्रिश्चियन समाज, मैं सभी समाजों के धर्म गुरुओं से सबसे मेरी बात जो है जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए और पंजाब के लिए और पंजाब के भविष्य के लिए मत्था टेक करके आशीर्वाद। सर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲ ਭਾਗਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਲੋਕ कहते हैं। मैंने इसी मंच पर खड़े होकर के इसी मंच पर बैठ करके पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इस विषय को स्पष्ट किया था। इट्स प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जो राइट किसी कैदी का है उस राइट को एक्सरसाइज किया गया है। इट इज ए मीगर कोइंसिडेंस की इस को जो है आप इस चुनाव की घटना के साथ में जोड़ करके देख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ। यदि किसी भी डेरे या किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब के गुरु अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले, क्या उसे राजनीति से जोड़ करके देखना आवश्यक है? आज पूरे देश भर के अनेक गुरुद्वारों के और गुरुद्वारा समितियों के बड़े और प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, और उन्होंने स्टेटमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिखों के लिए काम किया उसको एंडोर्स भी किया। क्या जबरदस्ती किसी से कर रहे हैं? इन सब विषयों को हमेशा ही राजनीति के साथ में जोड़ करके देखने की आवश्यकता है। सर एक बात है, सिखों के साथ वितकरा क्यों हो रहा है इस बात में? जो बंदी सिंह हैं सर, देखो आपको एक जवाब हो गया ना, कितने जवाब? सर नहीं सर, ये वाला जवाब तो ना बनता है। राजस्थान ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰचार करके ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ? मेरा रास्ता वो रोक नहीं सकते, वो राजस्थान में भी नहीं रोके, न रोक पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी के साथ में राजस्थान में बढ़ रही है, उनको राजस्थान की जनता अब नकार चुकी है। जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में उनकी पूरी सरकार सम्मिलित है, अभी तो वो भ्रष्टाचारियों को रोकने की राह, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अपनी राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।